जय हिंद। हम बात कर रहे थे क्लास 9th की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। और इससे पिछले वाले सेशन में हमने हिमालयास के बारे में और नदर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें बात करनी है बचे हुए मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। और इस चैप्टर के शुरुआत में ही हमने ये पढ़ा था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट लैंड मासेस है। एंशियंट लैंड मास है, इससे क्या मतलब है? देखो, आइडिया बड़ा सिंपल है। आज की डेट में हमें जो ओशंस दिखाई देते हैं, जो कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं, वो आज जिस शेप में दिखाई देते हैं हमेशा से वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं किया करते थे। पहले कहानी कुछ और थी। और कहानी क्या थी? आज से लगभग 3000 to 4000 मिलियन ईयर्स अगो की बातचीत करें तो हमारे अर्थ के ऊपर सिर्फ एक लंबा चौड़ा लैंडमास हुआ करता था, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक लंबा चौड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे बुलाया जाता था पेंजिया। क्या बुलाया जाता था? पेंजिया। पेंजिया बेसिकली एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था और इस पेंजिया के इर्द गिर्द सिर्फ एक लंबी चौड़ी वाटर बॉडी हुआ करती थी जिसको बुलाया जाता था पैंथालासा। क्या बुलाया जाता था? पैंथालासा। पैंथालासा एक तरीके से सुपर ओशन हुआ करता था। एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया और एक सुपर ओशन पैंथालासा। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो पेंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट है ये दो टुकड़ों में टूट गया, ये दो लैंड मासेस में टूट गया। और टूटने के बाद जो नदर्न हेमिस्फीयर वाला लैंड मास बना उसे बुलाया गया अंगारा लैंड। क्या बुलाया गया? अंगारा लैंड। और जो सदर्न हेमिस्फीयर वाला लैंड मास बना उसे बुलाया गया गोंडवाना लैंड। क्या बुलाया गया? गोंडवाना लैंड। और ये जो बीच में नया ओशन बना इसे बुलाया गया टेथिस सी। क्या बुलाया गया? टेथिस सी। देखो, कहानी बड़ी सिंपल है। पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था पेंजिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पेंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट दो लैंड ब्लॉक्स में टूट गया। जो नदर्न हेमिस्फीयर में लैंडमास बना उसे बुलाया गया अंगारा लैंड, और जो सदर्न हेमिस्फीयर वाला लैंडमास बना उसे बुलाया गया गोंडवाना लैंड। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अंगारा लैंडमास है और ये जो गोंडवाना लैंडमास है, इनमें से भी टेक्टोनिक प्लेट्स के टूटने की शुरुआत हुई। और इन टेक्टोनिक प्लेट्स ने टूटने के बाद धीरे धीरे ड्रिफ्ट करने की शुरुआत करी, धीरे धीरे मूव करने की शुरुआत करी। और मूव करते करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आज के जो ओशंस हैं, आज की जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उन्होंने अपनी शेप ली, उन्होंने फॉर्म होने की शुरुआत करी। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आज जो हमें कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं, आज जो हमें ओशंस दिखाई देते हैं, वो हमेशा से अपनी इस शेप में, अपनी इस फॉर्म में नहीं हुआ करते थे। पहले तो एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसे बुलाया जाता था पेंजिया, और एक सुपर ओशन होता था पैंथालासा। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो पेंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट है ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। जो नदर्न हेमिस्फीयर वाला लैंडमास बना उसको बुलाया गया अंगारा लैंड, और जो सदर्न हेमिस्फीयर वाला लैंडमास बना उसको बुलाया गया गोंडवाना लैंड। और फिर इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में से भी टेक्टोनिक प्लेट्स टूटे, और टेक्टोनिक प्लेट्स ने टूटने के बाद मूव करने की शुरुआत करी, और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मूव करते करते आज के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, आज के जो ओशंस हैं, वो फॉर्म हुए। अब एक सवाल ये आता है कि ये जो गोंडवाना लैंड है इसमें से कौन से टेक्टोनिक प्लेट्स टूटे? देखो, आज की डेट में जो साउथ अमेरिका वाला टेक्टोनिक प्लेट है वो गोंडवाना लैंड से टूटकर बना है आज की डेट में। और ये इंपॉर्टेंट है, हमारा जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। और एक चीज़ और देख सकते हो आप कि गोंडवाना लैंड किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में हुआ करता था, और हमारी जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है आज की, जो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करती थी, वो आज की डेट में पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। मतलब ये जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है इसने सदर्न हेमिस्फीयर से चलने की शुरुआत करी है, और चलते चलते धीरे धीरे ये पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में पहुंच गई है। एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने। आज का जो साउथ अफ्रीका वाला टेक्टोनिक प्लेट है वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, और जो ऑस्ट्रेलिया वाला प्लेट है वो भी गोंडवाना लैंड का पार्ट था। बड़ी बेसिक चीज़ कि ये जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, और जब ये गोंडवाना लैंड टूटा और इसकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उन्होंने ड्रिफ्ट करने की शुरुआत करी, मूव करने की शुरुआत करी, इस इंडियन टेक्टोनिक प्लेट ने मूव करने की शुरुआत करी। इसी मूवमेंट के दौरान फॉर्म हुआ हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अपन ये कह सकते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फॉर्म्ड ड्यू टू दी ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो है वो टूटी,
और टूटने के बाद उसने ड्रिफ्ट करने की शुरुआत करी, और इसी ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग के दौरान फॉर्म हुआ हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो एक चीज़ तो ये कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। और दूसरा, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को एंशिएंट लैंडमास क्यों बोल रहे हैं। अब पहली लाइन देखो, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ अ टेबल लैंड, और ये तो बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने को ये पता है कि प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू बेसिकली क्या है, आसपास का जो लैंड है उसके कंपैरिजन में कोई लैंडमास जो है वो एक टेबल के फॉर्म में स्टेब्लिश्ड है, उठा हुआ है। एक टेबल लैंड के फॉर्म वाले लैंड मास को अपन प्लेट्यू बोल देते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, एक टेबल लैंड है। और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू किस चीज़ से बना हुआ है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। पुरानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। क्रिस्टलाइन मतलब जिनमें क्रिस्टल्स होते हैं। अब जब हमने रॉक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था तो 3 टाइप के रॉक्स पढ़े थे अपन ने। एक अपन ने पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक, जो सेडिमेंट से बने हुए होते हैं उनको बोल देते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। दूसरा हमने पढ़ा था इग्नियस रॉक, और इग्नियस रॉक क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, काम आएगा। जब कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, जब कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से लावा बाहर निकल के आता है। ये जो लावा है, जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लावा सॉलिडिफाई होता है तो जो रॉक बनती है उसको बुलाया जाता है इग्नियस रॉक। और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। कोई भी एग्जिस्टिंग रॉक है उसमें कोई प्रेशर चेंज हो, उसमें कोई हीट चेंज हो, प्रेशर और हीट चेंज की वजह से अगर रॉक में कोई बदलाव आ जाए तो जो नया रॉक फॉर्म होता है उसे बुलाया जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। और हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना हुआ है। 2-3 चीज़ें, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। वो पूरी कहानी अपन ने देख ली। एंशिएंट लैंड मास है, ये भी अपने को समझ में आ रहा है। टेबल लैंड में तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, और किससे बना हुआ है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। अच्छा, इस प्लेट्यू में ब्रॉड एंड शैलो वैलीज भी देखने को मिलती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी तो नहीं, लेकिन हाँ हल्की पतली वैलीज भी देखने को मिलती हैं, और राउंडेड हिल्स भी देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा ऊंची हिल्स नहीं, लेकिन हाँ छोटी मोटी हिल्स भी देखने को मिलती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको 2 ब्रॉड डिवीजन्स में डिवाइड करके देखा जाता है। और वो 2 ब्रॉड डिवीजन्स क्या हैं, एक हिस्से को बुलाया जाता है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरे हिस्से को बुलाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्से को बुलाया जाता है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरे हिस्से को बुलाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू। अब ये सेंट्रल हाईलैंड क्या है, ये डेक्कन प्लेट्यू क्या है, इसको एक इमेज से समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखो, ये जो मैप आपके सामने है, इस मैप में जितना भी डॉटेड वाला एरिया है ये है पूरा हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। लेकिन ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्से को बुलाया जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरे हिस्से को बुलाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू। एक बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको रिमेंबर करने का। देखो मैप में, देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा विंध्यन रेंज। क्या दिख रहा है, विंध्यन रेंज, विंध्यास है। और इसके नीचे आपको दिख रहा होगा ये है सतपुरा रेंज। कौन सी रेंज है, सतपुरा रेंज। और ज्योग्राफी में हमने पढ़ा हुआ है, इतना शायद आपको याद होगा कि विंध्यास और सतपुरास के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। क्या नाम है, नर्मदा रिवर। बस इस नर्मदा रिवर को पकड़ लो। ये नर्मदा रिवर जो है वो विंध्यास और सतपुरास के बीच में से फ्लो कर रही है। नर्मदा के ऊपर वाली साइड में जाएंगे, नॉर्थ वाली साइड में जाएंगे, तो ये जो पूरा हिस्सा है इस पूरे हिस्से को बुलाया जाता है सेंट्रल हाईलैंड। क्या बुलाया जाता है, सेंट्रल हाईलैंड। और नर्मदा के साउथ में अगर आएंगे तो ये जो ट्राइंगुलर लैंड मास है प्लेट्यू का, इसको बुलाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू। क्या बुलाया जाता है, डेक्कन प्लेट्यू। बहुत सिंपल, अपने को क्या पकड़ना है, अपने को पकड़नी है नर्मदा रिवर। ये मान लेते हैं कि नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर के जस्ट ऊपर है विंध्यन रेंजेस, जस्ट नीचे हैं सतपुरा रेंजेस। और ये जो नर्मदा रिवर के ऊपर पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है, इस हिस्से को बुलाया जाता है सेंट्रल हाईलैंड। क्या बुलाया जाता है, सेंट्रल हाईलैंड। और नर्मदा रिवर के नीचे ये जो ट्राइंगुलर शेप में पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है, इसको बुलाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू। क्या बुलाया जाता है, डेक्कन प्लेट्यू। अब ये सेंट्रल हाईलैंड की ज्योग्राफी को थोड़ा समझते हैं। नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के ऊपर क्या है, विंध्यन रेंजेस हैं। इधर अगर देखोगे तो इधर अरावलीज हैं, यहाँ दिख रहा होगा, ये देखो ये अरावलीज हैं। अरावलीज के अगर वेस्ट में चले जाओगे तो इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है। हमारा जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पे इंडियन डेजर्ट है, तो अरावलीज के वेस्ट में क्या है, डेजर्ट देखने को मिलता है। ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, एक बार फिर से इसको समझो। नर्मदा रिवर के ऊपर क्या है, विंध्यन रेंज। इसके नॉर्थ वेस्ट में अगर देखोगे तो क्या है, अरावली रेंज।
अरावली रेंज के और वेस्ट में चले जाओगे तो इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। अब ये जो सेंट्रल हाईलैंड है पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो हिस्सा जो कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लोकेटेड है, इसको रीजनली अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे एक इसका लंबा चौड़ा हिस्सा है जिसको बुलाया जाता है मालवा प्लेट्यू। क्या बुलाया जाता है? मालवा प्लेट्यू। एमपी वाले रीजन में एक हिस्से को बुलाया जाता है बुंदेलखंड। क्या बुलाया जाता है? बुंदेलखंड। एक और हिस्से को बुलाया जाता है बघेलखंड। क्या बुलाया जाता है? बघेलखंड। मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, ये इसी सेंट्रल हाईलैंड के रीजनल नेम्स हैं। और जब ईस्टवर्ड साइड में आओगे तो मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या मिलेगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू। इमेज में देखने की कोशिश कर लेते हैं। ये विंध्यन रेंज होपफुली आपको दिख रही होगी, ज़्यादा हौच पौच अगर नहीं हुआ हो तो। ऊपर देखो ये रहा मालवा प्लेट्यू, इसके जस्ट बगल में देखो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड से जस्ट नीचे यहाँ पे बघेलखंड, और इधर ईस्टवर्ड साइड में जाओगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू। सबसे ज़्यादा मिनरल्स जो हैं हमारे कंट्री के वो इसी छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सेंट्रल हाईलैंड की ज्योग्राफी के बारे में बातचीत। अगर इस नर्मदा रिवर के साउथ में देखोगे, नीचे देखोगे, तो एक ट्रायंगुलर लैंड मास एग्जिस्ट करता है इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का, और इसको अपन बुलाते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या बुलाते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। और डेक्कन प्लेट्यू की ज्योग्राफी क्या है उसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। ऊपर तो है ही नर्मदा रिवर, जस्ट नर्मदा रिवर से नीचे अगर देखोगे तो सतपुरा रेंजेस हैं। क्या है? सतपुरा रेंजेस। फिर अगर इधर वेस्ट में देखोगे तो वेस्टर्न घाट्स हैं, इधर ईस्ट में अगर देखोगे तो ईस्टर्न घाट्स हैं। बड़ी सिंपल सी ज्योग्राफी है। एक चीज़ और, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसका जो टिल्ट है, इसका जो झुकाव है वो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब इस तरफ झुका हुआ है ये जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड वाला हिस्सा है। इस सेंट्रल हाईलैंड में जितनी भी नदियां हैं, जैसे चंबल है, जैसे केन है, जैसे बेतवा है, जैसे सिंध है, वो सब इस टिल्ट की वजह से इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। और ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका जो टिल्ट है वो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब इस तरफ टिल्ट है। तो इस डेक्कन प्लेट्यू में जितनी भी नदियां हैं, जैसे महानदी है, जैसे गोदावरी है, जैसे कृष्णा है, वो सब इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक चीज़ और, ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसका जो एक्सटेंट है वो नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, मतलब कुछ इस तरीके से। ये रहा, चलो दूसरे में ले लेते हैं। ये देखो, ये नॉर्थ ईस्ट में भी एक्सटेंट देखने को मिलता है, लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंट देखने को मिल रहा है और जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू तक का जो एक्सटेंट है उसके बीच में एक छोटा सा गैप है। ये जो गैप है इसको बुलाया जाता है मालदा गैप। क्या बुलाया जाता है? मालदा गैप, या फिर इसको राजमहल गारो गैप भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? राजमहल गारो गैप। आपने सुना होगा मेघालय में 3 बड़े प्रोमिनेंट हिल्स हैं जिनका नाम है गारो, खासी, जैंतिया। ये इसी हमारे प्लेट्यू के एक्सटेंशन में एग्जिस्ट करती हैं, और मेघालय में इस प्लेट्यू को रीजनली बुलाया जाता है करबी अनुलोंग प्लेट्यू। क्या बुलाया जाता है? करबी अनुलोंग प्लेट्यू। 2-3 चीज़ें कि ये जो प्लेट्यू है हमारा, इसका एक्सटेंट नॉर्थ ईस्ट मेघालय में भी देखने को मिलता है, लेकिन एक गैप है दोनों के बीच में। ये जो गैप है, ये जो फॉल्ट है, इसको बुलाया जाता है मालदा गैप या राजमहल गारो गैप। और मेघालय में जो 3 हिल्स हैं गारो, खासी, जैंतिया, ये इसी एक्सटेंशन में एग्जिस्ट करती हैं, और मेघालय में प्लेट्यू को क्या बुलाया जाता है? करबी अनुलोंग प्लेट्यू बुलाया जाता है। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, होपफुली आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, जैसे एक हिल का नाम है महादेव हिल। क्या नाम है? महादेव हिल। फिर एक का नाम है कैमूर हिल। क्या नाम है? कैमूर हिल। फिर एक का नाम है मैकाल रेंज। क्या नाम है? मैकाल रेंज। ये महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज, ये कहाँ पर हैं? एटलस उठाओ, इनको लोकेट करो। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस तभी है जब आप साथ में एटलस लेके बैठे हुए हो और चीज़ों को साथ के साथ लोकेट कर रहे हो। इनफैक्ट एटलस ले लो और मैप ले लो साथ में, और उस मैप पर लोकेट करते चलो साथ के साथ। एक चीज़ और याद रख सकते हो आप, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न घाट्स हैं, इनमें भी डिफरेंस है। डेक्कन प्लेट्यू की वेस्टर्न बाउंड्री पे हैं वेस्टर्न घाट्स, और डेक्कन प्लेट्यू की जो ईस्टर्न बाउंड्री है उसको फॉर्म करते हैं ईस्टर्न घाट्स। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये कंपैरेटिवली कंटिन्यूअस हैं, मतलब एक कंटिन्यूअस रेंज के फॉर्म में हैं, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकंटिन्यूअस हैं, वो इरेगुलर हैं, मतलब ये थोड़े थोड़े टूटे टूटे से हैं। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ऊंचे हैं, इनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं,
और ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है इसके बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है, और इसीलिए हमने ज्योग्राफी जो है वो 6th क्लास से शुरू किया। एक बार फिर से बेसिक तौर पर समझ लेते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है। देखो, हमने ये पढ़ा था कि कोई भी विंड है जिसके अंदर मॉइस्चर है, वो अगर ट्रेवल कर रही है और उसके रास्ते में आ गया माउंटेन। अब ये जो विंड है ये आगे तो जा नहीं सकती है, ये क्या करती है, ये माउंटेन के स्लोप के ऊपर चढ़ने की शुरुआत कर देती है, और जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ती है ये कंडेंस होने की शुरुआत हो जाती है, और ये कंडेंस होकर क्लाउड्स फॉर्म कर लेती है। और एक पॉइंट के बाद जब ये क्लाउड्स अपना वेट कैरी नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे खूब सारी बारिश होती है। एक बैरियर के तौर पे ये जो माउंटेन है ये काम करता है, और ये जो माउंटेन है इसके स्लोप की वजह से एयर ऊपर की तरफ राइज करती है, ऊपर जाने के बाद कंडेंस होती है और कंडेंस होने के बाद खूब सारी बारिश होती है। वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो लोकेटेड है साउथ वेस्ट मानसून के रास्ते में। साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स हैं वो आती हैं वेस्टर्न घाट से टकराती हैं, टकराने के बाद ऊपर चढ़ती हैं, ऊपर जाने के बाद कंडेंस होती हैं, और कंडेंस होने के बाद इस एरिया में खूब सारी रेनफॉल करती हैं। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। वेस्टर्न घाट्स की जो सबसे ऊंची हिल है उसका नाम है अनायमुडी। क्या नाम है? अनायमुडी। और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकंटिन्यूस हैं, वो इरेगुलर हैं। उनमें से बीच बीच में से कई सारी नदियाँ फ्लो करती हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है। तो जैसे ये ईस्टर्न घाट का एक रेंज है, फिर ये दूसरा है, थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसमें से महानदी निकल गई, फिर थोड़ा सा और टूटा हुआ है, उसमें से कृष्णा निकल गई, कावेरी निकल गई। तो डिसकंटिन्यूस है, इरेगुलर है। इनकी जो हाइट है ईस्टर्न घाट्स की वो वेस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में कम है। और ईस्टर्न घाट्स की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी। अपन देख लेते हैं, एक और डायग्राम होगा अपने पास में। ये देखो, नीचे नीचे अनायमुडी, ये जो अनायमुडी है ये वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। अनायमुडी के ऊपर डोडा बेटा आपको दिख रही होगी, ये जो डोडा बेटा है ये भी वेस्टर्न घाट्स में लाई करता है। और इधर उड़ीसा में आपको दिख रही होगी महेंद्रगिरी, ये जो महेंद्रगिरी है ये ईस्टर्न घाट्स के हाईएस्ट पीक है। अच्छा, ये जो नीचे डेक्कन प्लेट्यू है इसका रीजनल वेरिएशन भी है, इसके रीजनल नाम भी हैं। जैसे कहीं आपको दिख रहा होगा कर्नाटका प्लेट्यू है, लेकिन ये इतना रीजनल डिटेल में अभी अपन नहीं जा रहे हैं, बस बेसिक याद रखो। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि विंध्यन रेंज है और सतपुरा रेंज है, उसके बीच में है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के ऊपर वाले हिस्से में जितना एरिया है पेनिनसुलर प्लेट्यू का उसको बुलाया जाता है सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा रिवर से नीचे साउथ वाली साइड में जितना भी हिस्सा है उस ट्राइंगुलर लैंडमास को बुलाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू। ऊपर विंध्यन रेंज है, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसके नॉर्थ वेस्ट में है अरावली रेंजेस। कौन सी रेंजेस हैं? अरावली रेंजेस। और ये जो अरावली रेंजेस हैं ये गुजरात से लेके दिल्ली के बीच में फ्लो करती हैं। और ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसको रीजनली कई सारे नामों से जाना जाता है। जैसे एक हिस्से को बुलाया जाता है मालवा प्लेट्यू, फिर एक हिस्से को बुलाया जाता है बुंदेलखंड, एक हिस्से को बुलाया जाता है बघेलखंड, और फिर जो ईस्टवर्ड हिस्सा उसको बुलाया जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। और नीचे अगर आएंगे तो डेक्कन प्लेट्यू है। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसके वेस्टर्न साइड में है वेस्टर्न घाट्स, और इसके ईस्टर्न साइड में है ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो कंटिन्यूस हैं, ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो डिसकंटिन्यूस हैं, इरेगुलर हैं। वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में ऊंचे हैं, हायर हैं। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है वो अभी अपन ने पढ़ लिया। वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनायमुडी, और ईस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है महेंद्रगिरी। ये होपफुली आपको समझ में आया होगा, खूब टाइम लगाया। एक बार फटाफट से टेक्स्ट देख लेते हैं। देखो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। अभी अपन ने बात की ना कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जितना भी एरिया है पेनिनसुलर प्लेट्यू का उसको बुलाते हैं सेंट्रल हाईलैंड। और ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसमें से एक हिस्से को बुलाया जाता है मालवा प्लेट्यू। क्या बुलाया जाता है? मालवा प्लेट्यू। ये भी अपन ने पढ़ लिया। विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। नर्मदा के जस्ट ऊपर क्या है? विंध्यास हैं, नीचे क्या है? सतपुरा रेंज है, और इधर नॉर्थ वेस्ट में क्या है? अरावलीज हैं, वही लिखा हुआ है। अरावलीज के अगर वेस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। और ये जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है इसका टिल्ट कैसा है? साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, मतलब इस तरफ टिल्ट है। तो जितनी भी रिवर्स हैं इस एरिया में, जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, वो फ्लो करती हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, टिल्ट को फॉलो करती हैं।
एक चीज़ छोटी सी रह गई है, वो छोटी सी चीज़ बड़ी सिंपल है। आप देख सकते हो कि ये जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं ये वेस्ट में ज़्यादा चौड़े हैं, ईस्ट में कंपैरेटिवली कम चौड़े हैं। वही आगे लिखा हुआ है कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं दे आर वाइडर इन दी वेस्ट एंड नैरोअर इन दी ईस्ट। लोकली इनको कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे बुंदेलखंड प्लेट्यू, जैसे बघेलखंड प्लेट्यू, और अगर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये बात हो गई सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। फिर बात आती है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो दूसरा हिस्सा है जो नर्मदा के साउथ में लोकेटेड है वो है डेक्कन प्लेट्यू। और ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये ट्राइंगुलर लैंड मास है, ये ट्राइंगुलर शेप में एग्जिस्ट करता है। इस डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में कौन सी रेंजेस हैं? सतपुरा रेंजेस हैं। कई सारे हिल्स जैसे महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज, ये सब इसी डेक्कन प्लेट्यू में एग्जिस्ट करते हैं। डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन दी वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स। डेक्कन प्लेट्यू को अगर देखें तो उसके टिल्ट की अपन ने बात करी कि वेस्ट में हाई है और ईस्ट में थोड़ा कंपैरेटिवली लो है, तो इसका टिल्ट जो है वो इस तरफ है। और इसीलिए जितनी भी नदियाँ इसके ऊपर देखने को मिलती हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वो सब इस तरफ फ्लो कर रही हैं। ये जो हमारा प्लेट्यू है इसका एक्सटेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, मेघालय में देखने को मिलता है, और उसको वहाँ पे बुलाया जाता है करवी अनुलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कचहर हिल्स। ये जो हिल्स हैं उनमें से प्रोमिनेंट 3 हिल्स का नाम क्या है? गारो, खासी, जैंतिया हिल्स। और ये जो हमारा प्लेट्यू है इसको नॉर्थ ईस्ट वाले एक्सटेंशन से एक फॉल्ट सेपरेट करता है। यहाँ पे उसका नाम नहीं दे रखा लेकिन अपन नाम बता देते हैं, मालदा गैप बुलाते हैं इसको, या फिर राजमहल गारो गैप बुलाते हैं। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो हमारा प्लेट्यू है इसके वेस्ट में है वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट में है ईस्टर्न घाट्स। इनके बारे में भी अपन ने सब पढ़ लिया है। वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल लाई करते हैं, और वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो कंटिन्यूस हैं, मतलब एक कंटिन्यूस रेंज में एग्जिस्ट करते हैं, टूटी टूटी रेंजेस नहीं हैं। लेकिन हाँ, इन वेस्टर्न घाट्स में कई प्रोमिनेंट पासेज हैं। माउंटेन में जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं निकलने के लिए वो पासेज हैं, जैसे थाल घाट है, जैसे बोर घाट है, जैसे पाल घाट है। अब ये घाट कहाँ पर हैं इनको भी आप एटलस में लोकेट करो। अगर एटलस में नहीं मिलता है तो गूगल से लोकेट करो। ये मैं आपके लिए कर सकता था, बहुत ईजी है, लेकिन हर चीज़ स्पून फीड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी मेहनत करना सीखो। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ी मेहनत करो। ये ताल घाट, बोर घाट, पाल घाट कहाँ पर हैं, किस जगह पर लोकेटेड हैं, उनको थोड़ा फिगर आउट करने की कोशिश करो। ब्रॉडली अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट्स के पासेस के नाम है ये थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट। ये भी अपन ने देख लिया कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में हायर हैं, ऊंचे हैं। वेस्टर्न घाट्स का जो एवरेज एलिवेशन है वो है 900 से 1600 मीटर के बीच में, और ईस्टर्न घाट्स का जो एवरेज एलिवेशन है वो है सिर्फ 600 मीटर। ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये महानदी वैली से लेके नीलगिरीज के बीच में एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे एक महानदी वैली है, वहाँ से लेके नीलगिरीज तक एक्सटेंड करते हैं ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस हैं, इरेगुलर हैं, और इनको कई सारी रिवर्स जो हैं वो डाइसेक्ट करती हैं। कई सारी रिवर्स इसके बीच में से निकल के जाती हैं। वेस्टर्न घाट्स की अगर बात करें तो वो ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं मॉइस्चर को लेके, वो टकराती हैं वेस्टर्न घाट से, और टकराने के बाद ऊपर की तरफ राइज करती हैं। राइज करने के बाद कंडेंस हो जाती हैं, और कंडेंस होने के बाद खूब सारी बारिश करती हैं। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनको लोकली अलग अलग नामों से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट्स के लिए अगर हाइट की बात करें तो नॉर्थ से लेके साउथ तक इनकी जो हाइट है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करती है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये वेस्टर्न घाट्स हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर अपन जाएंगे तो इनकी जो हाइट है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अभी अपन ने पढ़ा ना, अनायमुडी जो कि बिल्कुल नीचे लोकेटेड है वो वेस्टर्न घाट्स के हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स अनायमुडी। दूसरे नंबर पर डोडा बेटा। हमारे जो ईस्टर्न घाट्स हैं उनकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? महेंद्रगिरी है। क्या नाम है? महेंद्रगिरी। फिर इसके अलावा शेवरॉय हिल्स हैं, जावड़ी हिल्स हैं, ये भी सदर्न इंडिया वाले हिस्से में लोकेटेड हैं। इनको भी मैप में देखो, एटलस में देखो कि शेवरॉय हिल्स कहाँ हैं, जावड़ी हिल्स क्या हैं। फिर ऊटी, कई सारे हिल स्टेशन जो हैं वो इनमें लोकेटेड हैं। ऊटी नाम का जो हिल स्टेशन है वो कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो कि अपने को समझनी है। ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसके एक हिस्से को बुलाया जाता है डेक्कन ट्रैप। क्या बुलाया जाता है? डेक्कन ट्रैप। और ये जो डेक्कन ट्रैप है ये ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। अगर इमेज में देखें तो ये जो हिस्सा है जिसको मैं मार्कर से मार्क कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा है ये ब्रॉडली है डेक्कन ट्रैप वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा? ये डेक्कन ट्रैप वाला हिस्सा है।
और ये जो डेक्कन ट्रैप है ये ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। इंपॉर्टेंस क्या है, ये बना कैसे है? देखो, अपन ये बात कर रहे थे कि ये जो हमारी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है ये ड्रिफ्ट करते करते, मूव करते करते सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक पहुंची है। अब हो क्या रहा था कि जब ये प्लेट मूव कर रही थी तो कोई एक हॉटस्पॉट था, या ये कह लें कि एक ऐसी जगह थी जहां से लावा इरप्ट हो रहा था, जहां से लावा जो है वो बाहर निकल रहा था, जहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी। और ये जो हमारी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है ये इस हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरने लगी। जैसे जैसे ये प्लेट इस हॉटस्पॉट के ऊपर से मूव करने लगी तो ये जो लावा है ये हमारे टेक्टोनिक प्लेट को रप्चर करके, ब्रेक करके, तोड़ के बाहर आने लग गया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बाहर आके सॉलिडिफाई हो गया। तो ये जो डेक्कन ट्रैप है, ये जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक हिस्सा है डेक्कन ट्रैप, ये वॉल्केनिक ओरिजिन की वजह से बना हुआ है। और क्योंकि इसमें लावा सॉलिडिफाई हुआ है तो जो रॉक्स मिलती हैं यहाँ पे वो कौन सी हैं? इग्नियस रॉक्स हैं। और ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेन्यूड हो गई हैं, और डेन्यूड होने के बाद इन्होंने ब्लैक सॉइल को फॉर्म कर दिया है। तो ये जो डेक्कन ट्रैप वाला हिस्सा है इस हिस्से में ब्लैक सॉइल खूब सारी मिलती है। और ये जो ब्लैक सॉइल है ये कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बेहद आइडियल सॉइल होती है। इनफैक्ट ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल बुला भी दिया जाता है। बड़ा सिंपल है, दो हिस्से अपन ने पढ़े, एक सेंट्रल हाईलैंड, एक डेक्कन प्लेट्यू, वो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का अपन ये कह सकते हैं कि जो डेक्कन प्लेट्यू है उस डेक्कन प्लेट्यू का ये जो हिस्सा है ये बना हुआ है ब्लैक सॉइल से। इसको अपन बुलाते हैं डेक्कन ट्रैप। और क्यों बुला रहे हैं इसको डेक्कन ट्रैप? बिकॉज ये वॉल्केनिक ओरिजिन की वजह से फॉर्म हुआ है। इसके नीचे एक हॉटस्पॉट था जिसमें से लावा निकल रहा था, और जब ये प्लेट हमारी मूव कर रही थी तो वो लावा जो है वो रप्चर करके, ब्रेक करके बाहर आ गया और बाहर आके सॉलिडिफाई हो गया। और इसलिए यहाँ पे जो रॉक्स मिलती हैं वो इग्नियस रॉक्स हैं। और ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेन्यूड हुई, और डेन्यूड होने के बाद इन्होंने कौन सी सॉइल फॉर्म करी? ब्लैक सॉइल। फिर अरावली हिल्स हैं, इसके नॉर्थ वेस्ट साइड में कौन सी हिल्स हैं? अरावली हिल्स हैं। अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं, और आज की डेट में ये हाईली एरोड हो गए हैं और अब ब्रोकन हिल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अरावली हिल्स जो हैं वो गुजरात से लेकर दिल्ली के बीच में एक्सटेंड करती हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक रन करती हैं। और ये बातचीत हो गई पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ कि एक पेज उठाओ और उस पेज में एक तो जोग्राफिकली ड्रॉ करो पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू को, कि भाई सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पर है, सेंट्रल हाईलैंड में कहाँ विंध्याज हैं, कहाँ सतपुराज हैं, कहाँ अरावलीज हैं, कहाँ मालवा प्लेट्यू है, कहाँ बुंदेलखंड है, कहाँ बघेलखंड है, कहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू है। वैसे ही डेक्कन प्लेट्यू को ड्रॉ करो, वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के डिफरेंस को लिखो। वो देखो कि हमारा जो प्लेट्यू है उसका नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन क्या कहलाता है? करवी अनुलोंग प्लेट्यू। किस गैप के थ्रू वो सेपरेटेड है? मालदा गैप बोलते हैं उसको। तो इस सबको एक जगह पे प्लॉट कर लो। फिर आगे ये भी लिखो कि भाई एक हिस्सा ऐसा भी है जिसको बुलाते हैं अपन डेक्कन ट्रैप, और ये जो डेक्कन ट्रैप है ये वॉल्केनिक ओरिजिन की वजह से फॉर्म हुआ है, इसमें ब्लैक सॉइल मिलती है। ये सारी चीज़ें एक पेज में आप प्लॉट करके लिख सकते हो। वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के डिफरेंस को लिखो कि वेस्टर्न घाट्स जो है वो हायर हैं, कंटिन्यूस हैं, ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो डिसकंटिन्यूस हैं, इरेगुलर हैं। वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है वो अनायमुडी है, ईस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी है। इस सब को एक पेज में लिखो, उस पेज को रिवाइज करो, 8-10 बार रिवाइज करोगे, देखोगे तो अपने आप पूरी इमेज प्रिंट हो जाएगी दिमाग में। फिर इसके बाद बात आती है इंडियन डेजर्ट के बारे में, और ये इस चैप्टर का सबसे ईजी टॉपिक है। इंडियन डेजर्ट वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। इसमें सैंडी प्लेन्स हैं, खूब सारा रेत मिलता है, खूब सारे सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, रेत के टीले देखने को मिलते हैं। ये जो हमारा इंडियन डेजर्ट है यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, लेस देन 150 mm पर ईयर रेनफॉल होती है। यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है। यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो एरिड क्लाइमेट है। कभी अगर बारिश हो जाए अच्छी खासी तो यहाँ पे छोटी मोटी स्ट्रीम्स अपीयर हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म होती है ये जो पानी है ये सैंड के अंदर डिसअपीयर हो जाता है और ये स्ट्रीम जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। लूनी इज़ दी ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। इस पूरे इंडियन डेजर्ट वाले एरिया में लूनी एक बड़ी नदी है जो कि अवेलेबल है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इंडियन डेजर्ट जो है वो वेस्ट में लाई करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सैंडी प्लेन्स। इसमें खूब सारे सैंड ड्यून्स, खूब सारे रेत के टीले देखने को मिलते हैं। यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बेहद कम होती है, लेस देन 150 mm पर ईयर। क्लाइमेट कैसा है? एरिड क्लाइमेट है।
यहाँ पे लो वेजिटेशन कवर होता है। भाई पानी नहीं है तो वेजिटेशन कहाँ से आएगा। कभी बारिश हो ठीक ठाक सी तो स्ट्रीम्स अपीयर हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है ये स्ट्रीम्स डिसअपीयर हो जाती हैं, बिकॉज पानी जो है वो सैंड में चला जाता है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। एक स्पेशल फीचर है, यहाँ पे बर्कन्स देखने को मिलते हैं। बर्कन्स बेसिकली क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स होते हैं, ऐसे रेत के टीले जो कि चांद की शेप में फॉर्म होते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से फॉर्म होते हैं ये जो बर्कन्स होते हैं। ये पूरी जो सैंड है वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, ऊपर से अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे चांद दिख रहा है। इनको बुलाया जाता है बर्कन्स। तो ये जो हमारा इंडियन डेजर्ट वाला हिस्सा है इसमें सैंड ड्यून्स का एक स्पेशल फीचर है, एक स्पेशल शेप है जिसको बुलाया जाता है बर्कन्स। क्या बुलाया जाता है? बर्कन्स। जैसे जैसे हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास में जाते जाते हैं ये जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं ये खूब प्रोमिनेंटली, खूब ज़्यादा तौर पे दिखाई देते हैं। हमारे इंडिया के राजस्थान के जैसलमेर वाले हिस्से में खूब सारे ड्यून्स, खूब सारे बर्कन्स देखने को मिलते हैं। बड़ी सिंपल चीज़, इंडियन डेजर्ट में कुछ करना ही नहीं है। कोस्टल प्लेन्स, ये भी बेहद ईजी है। इस कोस्टल प्लेन्स में जितना भी लिखा हुआ है इसको मैं अलग से ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। मान क्या लेते हैं, है ही ये हमारा इंडिया का सदर्न वाला हिस्सा है। अच्छा, इधर हैं वेस्टर्न घाट्स, इधर क्या है वेस्टर्न घाट्स जो कि कंटिन्यूस हैं, और इधर हैं ईस्टर्न घाट्स जो कि थोड़े डिसकंटिन्यूस हैं। ये जो वेस्टर्न घाट्स और ये जो हमारा बिल्कुल कोस्ट वाला एरिया है, इधर अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है, ये भी आपको पता होगा। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स और जो ये हमारी बाउंड्री है कोस्ट की, इसके बीच में ये जो प्लेन्स हैं इनको बुलाया जाता है कोस्टल प्लेन्स। अब इन कोस्टल प्लेन्स का डिवीजन है, और वो डिवीजन कैसे है, यहाँ पकड़ो मुंबई और यहाँ पकड़ो गोवा। मुंबई और गोवा के बीच में ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं इन कोस्टल प्लेन्स को बुलाया जाता है कोंकण। क्या बुलाया जाता है? कोंकण। गोवा से नीचे थोड़ा सा एरिया देखोगे तो इन प्लेन्स को बुलाया जाता है कन्नड़ प्लेन्स। क्या बुलाया जाता है? कन्नड़ प्लेन्स। और ये जो सबसे नीचे केरला वाला एरिया है उसको बुलाया जाता है मालाबार कोस्ट। क्या बुलाया जाता है? मालाबार कोस्ट या मालाबार कोस्टल प्लेन्स। ऐसे ही इधर ईस्टर्न साइड में आओगे तो ये ईस्टर्न घाट्स हैं, और ये जो एरिया है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के जो नदन हिस्से वाले कोस्टल प्लेन्स हैं उनको बुलाया जाता है नदन सिरकारास। क्या बुलाया जाता है? नदन सिरकारास। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको बुलाया जाता है कोरोमंडल कोस्ट। क्या बुलाया जाता है? कोरोमंडल कोस्ट। बड़ी सिंपल सी क्लासिफिकेशन है। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? कोस्टल प्लेन्स बेसिकली नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स जो ये एग्जिस्ट कर रही हैं उनको अपन कोस्टल प्लेन्स बोल रहे हैं। इनका डिवीजन है। वेस्ट में ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं मुंबई से गोवा के बीच में जो है उनको बुलाते हैं कोंकण। गोवा से जस्ट नीचे वालों को बुलाते हैं कन्नड़ प्लेन, और केरला में जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनको बुलाते हैं मालाबार कोस्ट। ईस्ट में अगर आएंगे तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, नदन हिस्से को बुलाते हैं नदन सिरकाराज, और साउथ में जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उनको बुलाते हैं कोरोमंडल। और वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, फटाफट से अपन देख लेते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। कौन कौन से 3 सेक्शंस हैं? नदन पार्ट को बुलाया जाता है कोंकण, मुंबई और गोवा के बीच में। सेंट्रल स्ट्रेच को बुलाया जाता है कन्नड़ प्लेन, और सदर्न स्ट्रेच को बुलाया जाता है मलाबार कोस्ट। ये सब अभी अपन ने देखा है। फिर इधर देखोगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो जो नदन पार्ट है उसको बुलाया जाता है नदन सिरकारा, और जो सदर्न पार्ट है उसको बुलाया जाता है कोरोमंडल कोस्ट। और अभी अपन बात कर रहे थे कि ईस्टर्न घाट्स के थ्रू कई सारे रिवर्स निकलते हैं, जैसे महानदी रिवर है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं ये इन्हीं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में अपने एक्सटेंसिव डेल्टास को फॉर्म करते हैं। एक लेक का नाम दिया हुआ है लेक चिल्का। लेक चिल्का जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे एग्जिस्ट करती है। उड़ीसा में लेक चिल्का ईस्टर्न कोस्ट पे एग्जिस्ट करती है, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। चिल्का लेक इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। देखो डेजर्ट में कुछ नहीं है, डेजर्ट में बड़ा सिंपल क्या है, वेस्ट साइड में एग्जिस्ट करता है, सैंडी प्लेन्स देखने को मिलते हैं, सैंड ड्यून्स खूब देखने को मिलते हैं, लो रेनफॉल होती है, एरिड क्लाइमेट देखने को मिलता है, लो वेजिटेशन देखने को मिलती है, और यहाँ पे एक स्पेशल फीचर या स्पेशल शेप के बर्कन्स खूब देखने को मिलते हैं, या सैंड ड्यून्स खूब देखने को मिलते हैं जिनको बुलाया जाता है बर्कन्स। फिर अपन ने ये बात की कि कोस्टल प्लेन्स, और कोस्टल प्लेन्स में तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इस डायग्राम को याद रखो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, उनका डिवीजन है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का डिवीजन क्या है? मुंबई से गोवा के बीच वालों को बुलाते हैं कोंकण, गोवा के जस्ट नीचे वाले को बुलाते हैं कन्नड़ प्लेन, और सबसे नीचे जो है उनको बुलाते हैं मालाबार कोस्ट।
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की अगर बात करें तो नदन हिस्से को बुलाते हैं नदन सिरकारा और सदर्न हिस्से को बुलाते हैं कोरोमंडल कोस्ट। लेक चिल्का की बात की गई है, ये ईस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है। कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। और फिर बात आती है आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड्स हमें पता है कि हमारे पास में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। एक को बुलाया जाता है लक्षद्वीप आइलैंड्स। क्या बुलाया जाता है? लक्षद्वीप आइलैंड्स। अपने को ये पता है कि ये हमारा इंडिया इधर केरला है, केरला से जस्ट इधर जाओगे तो पास में ही है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये कोरल आइलैंड्स हैं। कैसे आइलैंड्स हैं? कोरल आइलैंड्स हैं। और कोरल आइलैंड्स का मतलब क्या होता है वो अभी अपन समझेंगे, थोड़ी देर रुको। कोरल आइलैंड्स हैं। अच्छा, लक्षद्वीप आइलैंड्स का पहले नाम हुआ करता था लक्षद्वीपी, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड, लेकिन 1973 में इनका नाम बदला गया और नाम रखा गया लक्षद्वीप। ज़्यादा एरिया में नहीं है, छोटे से एरिया में है, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर में एग्जिस्ट करते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कवराती आइलैंड में है। इन्हीं लक्षद्वीप आइलैंड्स में एक आइलैंड है जिसका नाम है कवराती आइलैंड। ये कवराती आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। और एक पिति आइलैंड है जिस पे कोई रहता नहीं है, लेकिन इस पिति आइलैंड पे बर्ड सेंचुरी है। और लक्षद्वीप अपने आप में इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं बिकॉज यहाँ पे खूब रिच डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना मिलता है। और फ्लोरा एंड फौना के अलावा ये हमारे जो आइलैंड्स हैं इसकी जो कोस्ट लाइन है वो हमारी कोस्ट लाइन है। इस कोस्ट लाइन के आसपास जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे रिसोर्सेज हैं। और हमारा जो एरिया है, हमारा जो एक्सटेंशन है वो ओशन में थोड़ा दूर तक जाता है इन लक्षद्वीप आइलैंड्स की वजह से, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की वजह से। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप आइलैंड्स को लेके 2-3 चीज़ें याद रखो। एक तो ये कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल आइलैंड्स क्या होता है उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। 1973 से पहले तक इनका नाम हुआ करता था लक्षद्वीपी, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स। छोटे से आइलैंड्स हैं, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर में। कवराती आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। और एक पिति आइलैंड है इनमें जो कि बर्ड सेंचुरी के लिए जाना जाता है, लोग इस पे नहीं रहते हैं। फिर दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरे ग्रुप का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं ये कंपैरेटिवली साइज में बड़े हैं और नंबर में भी ज़्यादा हैं और ज़्यादा एरिया में स्कैटर्ड हैं। हालांकि हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को एक नाम से बुला देते हैं, लेकिन इसमें 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। नॉर्थ वालों को बुलाया जाता है अंडमान और साउथ वालों को बुलाया जाता है निकोबार, लेकिन एक साथ अपन क्या बोल देते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और ऐसा माना जाता है कि दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शंस ऑफ सबमराइन माउंटेन्स। देखो लक्षद्वीप कैसे आइलैंड्स हैं? कोरल आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार के लिए कहा जाता है कि ओशन के अंदर जो है सबमराइन माउंटेन्स हैं और वो सबमराइन माउंटेन्स का जो टॉप सरफेस है वो हमें आइलैंड के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जिसको अपन बुलाते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ऐसा माना जाता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमराइन माउंटेन्स। और इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक तो फ्लोरा एंड फौना में बहुत रिच हैं और दूसरा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अभी अपन ने बात की। भाई कोस्ट लाइन हमारी हो जाएगी, रिसोर्सेज हमारे हो जाएंगे, हमारा जो एक्सटेंशन है, हमारा जो क्लेम है वो इंडियन ओशन पर ज़्यादा दूर तक जाता है इन आइलैंड्स की वजह से। और ये जो आइलैंड्स हैं ये इक्वेटर के थोड़ा पास में लोकेटेड हैं, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहाँ पे खूब सारे थिक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। डू यू नो में बातचीत की गई है इंडिया के इकलौते एक्टिव वॉल्केनो की, जो कि कहाँ पर है? बैरन आइलैंड में है। और ये जो बैरन आइलैंड है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक हिस्सा है, मतलब उनमें से एक आइलैंड है। सिंपल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हैं वो बड़े हैं थोड़े कंपैरेटिवली, नंबर में भी ज़्यादा हैं, स्कैटर्ड हैं। नॉर्थ में अंडमान है, साउथ में निकोबार है। और ऐसा कहा जाता है कि दे आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमराइन माउंटेन्स। इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, फ्लोरा एंड फौना में खूब रिच हैं, खूब सारे फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इंडिया का जो इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है वो कहाँ पर है? बैरन आइलैंड पे है। और ये बैरन आइलैंड जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हिस्सा है। बड़ी सिंपल सी बातचीत। एक चीज़ रह गई है कि ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल आइलैंड का मतलब क्या होता है? देखो, एक कोरल पॉलिप्स नाम की चीज़ होती है। कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं? दे आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब माइक्रोस्कोप से दिखें इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं ये जिंदा। और ये ग्रुप्स में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, ये कॉलोनीज बना के रहते हैं। गर्म पानी चाहिए इनको, कंपैरेटिवली गर्म पानी चाहिए और साफ पानी चाहिए। और ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और एक और बड़ी मजे की चीज़ है कि जब ये पॉलिप्स मरते हैं
तो इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। जो पॉलिप्स मर जाते हैं उनके स्केलेटन पर आकर नए पॉलिप्स अपना घर बनाते हैं, अपनी कॉलोनी बनाते हैं। और ये जो घर है, ये जो कॉलोनी है, ये इतनी एक्सटेंसिव बन जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और इतनी खूबसूरत दिखती है कि ये एक तरीके से टूरिस्ट स्पॉट होता है, लोग देखने के लिए जाते हैं इसको। बट कहानी बड़ी अजीब है कि कोरल पॉलिप्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपने ही डेड कोरल्स के स्केलेटन पे अपने घर को बनाते हैं, और वो जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ये जो कॉलोनीज बनाई गई, ये जो घर बनाया गया, इनको अपन बोल देते हैं रीफ्स। क्या बोल देते हैं? रीफ्स। और रीफ जो है वो 3 टाइप की होती हैं। एक होती है फ्रिंजिंग रीफ, एक होती है बैरियर रीफ, और एक होता है अटोल। अब ये फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटोल क्या होता है? अगर सिंपल बोलें तो कोरल पॉलिप्स की जो कॉलोनी है, कोरल पॉलिप्स का जो घर है, उसको अपन बोल रहे हैं रीफ, लेकिन शेप का डिफरेंस है। मान लेते हैं कि ये कोस्ट है, ये बिल्कुल कोस्ट है, और इस कोस्ट के बाद यहाँ पे खूब सारा ओशन वाटर है, ओशन वाटर है। कोई कोरल पॉलिप्स ने अपनी कॉलोनी बनाई, अपना घर बनाया बिल्कुल इस कोस्ट से टच होकर, ये घर बना लिया। ये जो टच होकर कोस्ट के साथ में जुड़ के रीफ बनाई गई, इसको बुलाया जाता है फ्रिंजिंग रीफ। क्या बुलाया जाता है? फ्रिंजिंग रीफ। अब दूसरा सिनेरियो कंसीडर करो कि ये कोस्ट है, यहाँ पे खूब सारा पानी है, और कोरल्स ने अपना घर कुछ इस शेप में बनाया, अपनी कॉलोनी, अपनी रीफ कुछ इस शेप में बनाई। शेप कैसे भी हो, आगे तो कैसी भी हो, लेकिन बीच में ये जो थोड़ा सा एरिया है पानी वाला, ये छोड़ दिया है। एक तरीके से एक छोटी सी वाटर बॉडी को छोड़ दिया है और बाकी आगे जाके घर बना लिया है। इसको अपन बोल देते हैं बैरियर रीफ। इसको क्या बोल देते हैं? बैरियर रीफ। और तीसरा सिनेरियो, मान लेते हैं कि ये ओशन है, ऊपर से आप देख रहे हो, और इस ओशन में कोस्ट से दूर एक सर्कुलर फॉर्म में कोरल्स ने अपना घर बनाया हुआ है, अपनी कॉलोनी बनाई हुई है, तो इसको अपन बोलेंगे अटॉल्स। क्या बोलेंगे? अटॉल्स। जब कोस्ट से बिल्कुल चिपक के इन्होंने अपनी रीफ बनाई हो, अपनी कॉलोनी बनाई हो, उसको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। जब कोस्ट से थोड़ा सा अलग होके इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई हो तो उसको बोलते हैं बैरियर रीफ। और बिल्कुल ही अलग जाके अगर सर्कुलर फॉर्म में अपनी कॉलोनी बना ली हो तो उसको बोलते हैं अटॉल। क्या बोलते हैं? अटॉल। ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है कोरल रीफ्स का। अटॉल्स क्या होते हैं? दे आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, आइलैंड्स वाले में तो कुछ है ही नहीं। आइलैंड्स 2 हैं, लक्षद्वीप है, अमनदीवी है। इसमें 2-3 चीज़ें याद रख सकते हो आप। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल आइलैंड है। 1973 से पहले तक इनका नाम क्या होता था? लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड। छोटे से एरिया में 32 स्क्वायर किलोमीटर में। कवराती आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। और पिति आइलैंड जो है उस पर कोई रहता नहीं है, लेकिन ये एक फेमस बर्ड सेंचुरी है। फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का भी बड़ा सिंपल है। अंडमान आइलैंड्स के लिए कहा जाता है कि दे आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमराइन माउंटेन्स। रिच डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना की यहाँ पे खूब सारे यहाँ पे आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का हिस्सा है, ये याद रख लेना। बाकी चीज़ें तो सिंपल है। कोरल्स आगे चलते हुए अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा याद रखो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये जो हैं वो अपने डेड कोरल्स के स्केलेटन पे ही अपना घर बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। और ये जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। फिर अपन ने 3 टाइप के रीफ्स पढ़े, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटॉल्स, वो अपन ने समझ ही लिया। फिर इसके ऊपर बात की गई है कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन्स के मामले में इस डायग्राम को याद रखो। डेजर्ट में कुछ है ही नहीं, अपने को पता ही है। पेनिनसुलर प्लेट्यू को थोड़ा देखना है ढंग से, लेकिन पेनिनसुलर प्लेट्यू के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि पेज पे पेनिनसुलर प्लेट्यू को ड्रॉ करो, एक एक जोग्राफिकल लोकेशन को ड्रॉ करो, जो भी उनका सिग्निफिकेंट फीचर है उसको लिखो, और उस पेज को 2-4-6 बार रिवाइज करो। अपने आप ये फिजिकल फीचर्स याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। और इस चैप्टर में एटलस की बेहद इंपॉर्टेंस है, इस चैप्टर में मैप की बेहद इंपॉर्टेंस है। तो एटलस और मैप साथ में लेकर बैठे होने चाहिए। आप साथ के साथ इसको प्लॉट कर रहे हो तो ही फायदा है, बाकी ऐसे चीज़ें हवा में याद नहीं रहेंगी। अच्छा, जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।